हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं आपके अपकमिंग आने वाले एग्ज़ाम में। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं क्लास 12, उनके फिजिक्स के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने 4 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स वाले वो करे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके और कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले। तो आप लोग कंटिन्यू इसके साथ जुड़े रहें और देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पॉइंट डाइपोल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पॉइंट डाइपोल, या कभी कभी इनमें डिफरेंस भी पूछता है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारा वो एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 चार्ज होते हैं। 2 चार्ज इक्वल एंड अपोजिट 2 चार्ज होंगे, इक्वल एंड अपोजिट 2 चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हमने यहाँ पे कितना लिया, 2a। कितना लिया है, 2a। ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सिस्टम 2a। ये जो सिस्टम बनके तैयार हुआ, ये सिस्टम आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम, it is a system in which two equal and opposite charge, equal and opposite charge separated by a distance, separated by a distance 2a is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। क्लियर है सबको। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन करो इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें 2 चार्ज होंगे। अगर आपको कहीं पे 2 चार्ज दिखाई दे और उनके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस हो, तो वो जो सिस्टम होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आता है पॉइंट डाइपोल कि पॉइंट डाइपोल क्या होता है ना। तो देखिए सब लोग, पॉइंट डाइपोल का मतलब क्या, पॉइंट डाइपोल या इसी को आइडियल डाइपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल। ये नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल क्या होता है। तो देखिए पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल से किससे अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, 2 चार्जेस हैं। क्या है, 2 चार्जेस और डिस्टेंस है इनके बीच में कितना, 2a। तो पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल क्या होता है, क्या बोलता है कि ये जो डाइपोल हैं, इन डाइपोल्स में चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दें, बहुत हैवी, मतलब चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस की वैल्यू आपकी कम हो जाए और चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। मतलब चार्ज, हम बोल सकते हैं चार्ज मच ग्रेटर देन किससे, डिस्टेंस से। अगर चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए डिस्टेंस से, समझ रहे हैं बात, चार्ज की वैल्यू बहुत बड़ा कर दें और डिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम कर दें, और डिस्टेंस की वैल्यू किसके कहाँ तक कर दें, अप्रॉक्स 0 तक। कहाँ तक कर दें, 0 तक। तो ये जो डाइपोल बनेगा, ये डाइपोल क्या कहलाएगा, पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल। क्लियर है सबको। फिर से देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। 2 चार्ज के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और ये जो सिस्टम बनता है, ये सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब इसी डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल कब बोल सकते हैं, जब ये यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू उसके डिस्टेंस के। ठीक है ना। और हम मान के चलते हैं कि डिस्टेंस आइडियल के लिए क्या बोलता है कि ये जो डिस्टेंस है अप्रॉक्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। मतलब बिल्कुल कम, चार्ज क्या हो, बिल्कुल पास पास में हो। चार्ज क्या हो, बिल्कुल पास पास में ना, चार्ज बिल्कुल पास पास में रखे हों। तो ये जो डाइपोल बनेगा, ये डाइपोल क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट डाइपोल। क्या कहलाएगा,
पॉइंट डाइपोल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को डिफाइन करो। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या होता है? पहली बात तो ये कि गॉस जो थ्योरम है हमारा, गॉस थ्योरम वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो देखो, इस चैप्टर 1 में आपने एक वर्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? E इक्वल टू कितना होता था? KQ/R²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या हैं? इनफाइनाइट है। कैसे हैं? इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स कैसे? मान लो एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, और कैसा है? चार्ज्ड है। कैसा है? चार्ज्ड। और इस चार्ज्ड वायर की वजह से आपको क्या निकालना है? गॉस थ्योरम निकालता है क्या है? गॉस थ्योरम क्या फाइंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और किससे डिनोट करते हैं उसको? फाई ई से। किससे डिनोट करा जाता है? फाई ई। तो अगर इनफाइनाइट हैं तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ना। मैथमेटिकल फार्मूला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम जो थ्योरम या जो प्रोसेस या जो टेक्निक यूज़ करेंगे उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि एक क्लोज सरफेस बना लो। जो भी ऑब्जेक्ट पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चारों तरफ क्या बना दो? एक क्लोज सरफेस बना दो। ठीक है, क्या बना दो? एक क्लोज सरफेस। ठीक है, एक क्लोज सरफेस बना दो। और ये जो क्लोज सरफेस है, ये सरफेस क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस। क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस। ये एक इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, हम खुद से बनाते हैं गॉसियन सरफेस। तो क्या है? स्टेट अगर इसको डिफाइन करें तो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स for a charged body according to Gauss law, total electric flux for a charged body is the product of charge inside closed surface and 1/epsilon naught। मतलब क्या है? देखो, बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी बॉडी के लिए, किसका प्रोडक्ट होता है? इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? क्यू नेट। क्या बोलते हैं? क्यू नेट इनटू 1/epsilon naught। या हम इसी फॉर्मूले को क्या बोल सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू जो हम पढ़ते हैं Q/epsilon naught। क्या बोल सकते हैं? Q/epsilon naught। आपको बस ये याद रखना है कि जो चार्ज लेंगे वो कैसा चार्ज होना है? नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ध्यान रखना, कौन सा चार्ज होता है? नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो क्या होता है? देखिए, स्टेट द गॉस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। किस लिए बनाया गया? वो भी मैंने आपको बताया कि देखिए, कभी कभी नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर तो डायरेक्ट हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल लेते हैं, बट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इनफाइनाइट हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गॉस लॉ यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? गॉस लॉ। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है और गॉस लॉ में कहीं पे भी डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, डिस्टेंस का यूज़ नहीं होता। तो हम डायरेक्ट विदाउट डिस्टेंस का पता हुए हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। और क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total electric flux for a charged body is the product of charge inside the closed surface and 1/epsilon naught। इन दोनों टर्म्स का
क्या है, प्रोडक्ट है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। और नेट क्यों लिखा, क्योंकि टोटल चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टोटल चार्ज की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, पहले वो देखिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, इक्वी डिस्टेंस पे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं, इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे से ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई इक्वी डिस्टेंस और एक डायरेक्शन में ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, ये है क्वेश्चन। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है ना। ठीक है, मान लिया ये डाइपोल रखा है। हम जानते हैं इधर हमने चार्ज ले लिया माइनस क्यू और इधर चार्ज ले लिया क्या, प्लस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए एंगल कितना बन रहा है, थीटा। कितना बन रहा है, थीटा। इसमें एक वर्ड आया, देखिए ये देखिए, है ना, थीटा। यहाँ पे जो होता है फॉर्मूला बता देता हूँ पहले आपको, सिंपल। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और इसको अगर ओपन करें मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं, P इंटू ई और डॉट क्या होता है, साइन थीटा। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जब भी ओपन होता है साथ में क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा। तो ये तो आपका आंसर हो गया। बट इसमें देखिए ये जो P है, P जो है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो P है ये क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो ये भी समझ लो। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे एक डाइपोल हो गया, मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना, 2a। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, P जो होता है डाइपोल मोमेंट क्या बोलता है, आइदर वन ऑफ द चार्ज, मतलब क्या बोलता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन ऑफ द चार्ज। ये डाइपोल में से कोई सा भी एक चार्ज और उनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट। तो या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट को, या हम इसी चीज़ को हम देखो, या तो पॉजिटिव चार्ज ले लिया आपने, या यहाँ पे ही क्या ले सकते हो, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो। ये भी क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है। तो ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि वेक्टर है। और डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव से, नेगेटिव चार्ज से किधर होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है बात, चलिए। और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन था, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
मतलब एक अगर डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क। टॉर्क मतलब फोर्स ना, आपने पढ़ा होगा टॉर्क मतलब क्या है, फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है और ये फोर्स क्या करता है, इस डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करता है। और कितना टॉर्क लगता है, तो आप याद रखो वेक्टर फॉर्म में क्या बोलते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और इसको जब ओपन करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। और ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का एंगल। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, डाई इलेक्ट्रिक की। किसकी बात करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक की। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो देखो अभी तक आपने फिजिक्स में कंडक्टर पढ़ा होगा, कंडक्टर पढ़ा है, इंसुलेटर भी पढ़ लिया आप लोगों ने, कंडक्टर पढ़ लिया, इंसुलेटर पढ़ लिया। और एक लास्ट में, लास्ट जो हमारा सेकंड बुक है फिजिक्स का, उसमें आप क्या पढ़ोगे, सेमी कंडक्टर। क्या पढ़ोगे, सेमी कंडक्टर। ठीक है। अब देखो तीनों में अंतर क्या है कि कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें क्या पास हो, कौन होते हैं कंडक्टर, जिसमें क्या पास हो, करंट पास हो ना। और क्यों पास होते हैं करंट, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो करंट का फ्लो नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बची बात सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनको नेचुरल वे में यूज़ करेंगे, जैसा अगर वो मिलते हैं वैसा यूज़ करोगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, इंसुलेटर जैसा। और अगर उनको सम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो कैसा बिहेव करने लग जाते हैं, कंडक्टर के जैसा ना। अब इसमें बात क्या है कि जो कंडक्टर है इसमें से क्या पास कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकता है। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास कर सकता है, जबकि इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कराता ना। इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो सकती। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक देखो समझ गए सब लोग, ये तो सब तो आप जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर। अब ये डाई इलेक्ट्रिक एक नया सब्सटेंस है जो क्या होता है, तो लोग इसको इंसुलेटर समझते हैं, तो पर ध्यान रखना इंसुलेटर नहीं है ये, पहली बात तो ना। अगर कोई आपसे बोले कि इंसुलेटर है तो ये गलत बात है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस मैं लिख देता हूँ इसको, अगर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सब्सटेंस विच डज नॉट conduct, a substance which does not conduct electricity but they can pass electric field। ऐसे सब्सटेंस जो करंट तो नहीं फ्लो कराते बट उनके अंदर में से क्या फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एयर है, एयर में करंट तो फ्लो नहीं होता बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कर सकती है, उसमें से क्रॉस कर सकती है ना। बात समझे, तो एयर आपका क्या हो गया, एक डाई इलेक्ट्रिक हो गया। क्लियर है, बात समझे। तो देखो क्या, अब डाई इलेक्ट्रिक जो है आपका वो दो तरीके का होता है। डाई इलेक्ट्रिक आपका दो तरीके का है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक आपका दो तरीके का है। एक क्या होता है नॉन पोलर, एक क्या होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, और एक क्या होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक। अब नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक और पोलर डाई इलेक्ट्रिक में अंतर क्या है, तो देखिए नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जिसमें सिमिलर सब्सटेंस हो, क्या हो, सिमिलर सब्सटेंस या सिमिलर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। सिमिलर सब्सटेंस या सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिलके जो सब्सटेंस डाई इलेक्ट्रिक बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, ये सब क्या हैं आपके नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या दो ऑक्सीजन सिमिलर सब्सटेंस मिलके बना रहे हैं ना। और सब मेन बात यह है कि नॉन पोलर में क्या होता है, देखो एक हाइड्रोजन एटम मान लिया ये है, इसी हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन एटम क्या करता है, ओवरलैप करता है। क्या करता है, ओवरलैप। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ओवरलैप करेगा ना। तो इनके जो सेंटर होंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर होंगे वो कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक, एक ही पॉइंट पे होते हैं। इनके जो सेंटर होंगे वो दोनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे। तो इसका डायग्राम जो है हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम हम लोग अगर दिखाना होता है हमको कि पोलर सब्सटेंस है तो हम कैसे बनाते हैं,
हम शो करने के लिए फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं कि ये मान लो नॉन पोलर सब्सटेंस हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ बनाते हैं, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ। या इसको और थोड़ा सा बड़ा बनाएं, अगर इसको बड़ा बनाएं अगर हम लोग, तो देखो कैसे बनाते हैं। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये मान लो क्या है, नॉन पोलर ना। तो इसमें अगर हम बहुत सारे नॉन पोलर सब्सटेंस है तो कैसे शो करेंगे, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एकदम कहाँ होंगे, पास में, क्योंकि इनका सेंटर क्या होता है, कंसेंट्रिक होता है। क्या होता है, कंसेंट्रिक। दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अब ओवरलैप करेंगे, सोचो दो चार्ज हैं, दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, तो वो क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, जीरो। कितना हो गया, जीरो। बात समझ रहे हो, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कंसेंट्रिक होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, जीरो। अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो डाइपोल मोमेंट होता था वो क्या होता था, Q इंटू 2a। अब यहाँ पे डिस्टेंस 2a, दोनों चार्ज के बीच में कितना है, जीरो। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है किसके लिए, नॉन पोलर सब्सटेंस के लिए, वो कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। ये कुछ इसमें नहीं था, इसमें तो जस्ट डेफिनेशन पूछा गया था, बट आप ध्यान रखो कि पहली बात तो देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं कर सकते, बट वो क्या पास करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एयर हो गया, ये सब देखा आपने। अब होता कितने टाइप्स का है, तो दो टाइप्स का होता है, नॉन पोलर और पोलर सब्सटेंस। अब नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे सिमिलर सब्सटेंस या सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिलके जो डाइलेक्ट्रिक फॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस। अब नॉन पोलर सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, H2O2, ये सब क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंस है। सबसे बड़ी बात, जब सिमिलर सब्सटेंस होगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने की वजह से इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो हम अगर बात करें डाइपोल मोमेंट की, P की, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2a। अब 2a क्या है, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, जीरो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट वगैरह में भी पूछा जाता है क्या, कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है या नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे, उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता ना। कितना आ रहा है, जीरो। जबकि अगर हम पोलर सब्सटेंस की बात करें तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस मिलके बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, ये क्या है, पोलर सब्सटेंस। क्या है, पोलर सब्सटेंस। अब इसका डायग्राम अगर बनाना हो हमको, इसका हमको डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे शो करेंगे, देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बहुत थोड़ा दूर दिखाते हैं, क्योंकि इनके जो सेंटर होते हैं चार्जेस के सेंटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते ना। बात समझे, क्योंकि दो सब्सटेंस है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, Cl है। अब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, इसलिए इनके चार्जेस के बीच में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। पर्टिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस। जबकि नॉन पोलर में क्या होते थे, एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करते हैं तो डिस्टेंस नहीं होता ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो चार्ज तो है ही इनके पास डाइपोल, और इनके पास क्या है, डिस्टेंस भी है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्लियर है सबको। देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए, आपको बस क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन तो ये था व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो आप इसको बोल सकते थे कि पोलर और नॉन पोलर। तो अब मैंने सब कुछ बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जो करंट तो पास नहीं करता बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करा देता है ना। और दो टाइप्स का होता है, नॉन पोलर और पोलर सब्सटेंस। नॉन पोलर क्या होते हैं, जो सिमिलर सब्सटेंस मिलके जो डाइलेक्ट्रिक फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस ना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 हो गया, O2 हो गया, ये सब क्या है आपके
नॉन पोलर सब्सटेंस, इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के एटम जो होते हैं कंसेंट्रिक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप। जबकि पोलर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं, इसलिए इनके जो सेंटर ओवरलैप नहीं करते, और सेंटर ओवरलैप नहीं करेंगे तो चार्जेस के बीच में पर्टिकुलर क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, जिससे इनको क्या मिलता है, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिलता है। ठीक है, तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि देखो पोलर के पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जबकि नॉन पोलर के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो पहली बात तो एप्सिलॉन नॉट होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना। जैसे कुलाम्स ने जो लॉ दिया था कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है, Q2, इनके बीच में एक डिस्टेंस है कितना, R। तो कुलाम्स ने क्या लॉ दिया कि इनके बीच में फोर्स लगेगा कुलाम्स लॉ के हिसाब से, और फोर्स कितना होगा बोलो तो KQ1 Q2 बाय R², ये फोर्स होता है। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है यहाँ पे K वैल्यू दी, और K को उन्होंने क्या बोला कि ये K क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को उन्होंने डिफाइन करा कि ये जो कांस्टेंट है किससे मिलके बना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये किसको शो करता है, मीडियम को। किसको शो करता है, मीडियम को ना। सिंपल सी बात है भाई, चार्ज के बीच में कुछ मीडियम आ जाएगा तो जो फोर्स पहले लग रहा था वैसा थोड़ी ना रहेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज दैट दो चार्ज रखे हुए हैं, आप उसके बीच में एक क्या लगा दो, प्लेन पेपर लगा दो या कुछ और लगा दो, वुडन लगा दो, तो जो पहले फोर्स लग रहा है एयर में, वो फोर्स आपका जब आप पेपर लगा दोगे या कुछ और लगा दोगे तो फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये जो फोर्स होता है किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। अब हमको तो क्वेश्चन पूछा है कि डायमेंशन ऑफ ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, तो इसको हम मैथमेटिकल कैसे सॉल्व करते हैं, यहीं से निकालने। देखिए क्या है, यहाँ पे पुट कर दें फॉर्मूला। तो F इक्वल टू कितना होता है, K की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना आ गया, Q1 Q2 बाय R² ना। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया। और पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार ना, 1/4 पाई F, मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं है डिराइव करें, आप याद भी कर सकते हैं, Q1 Q2 बाय R² ना। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, अगर हम यूनिट निकालें इसकी, अगर हम यूनिट निकालें इसकी एप्सिलॉन नॉट की, ऐसा यूनिट निकालें, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला हमेशा किससे निकलता है, ऐसा यूनिट से। तो ऐसा यूनिट निकालें अगर हम, ऐसा यूनिट इसका, ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए 1/4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, नीचे F है, F क्या है, फोर्स। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और ऊपर क्या है देखो, Q1 Q2 क्या है आपका, चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। नीचे क्या है, डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, मीटर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे देखो आप क्या करें, आप फोर्स को भी डिराइव कर सकते हैं, या आप क्या करें, एक काम करें, आप फोर्स को डायरेक्ट याद रख लें, नहीं तो मैं आपको पूरा ओपन कर देता हूँ। न्यूटन, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम क्या लिखते हैं, kg, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू साथ में कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, और ऊपर कितना है, कूलाम स्क्वायर ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये कूलाम, अब देखो कूलाम जो है ना चार्ज, कूलाम को हम कूलाम के फॉर्म में नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि कूलाम हमारा डायमेंशनल फॉर्मूले में नहीं आता ना। तो कूलाम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला देखिए, हमको पता है करंट का, I इक्वल टू कितना होता है, Q/T। तो यहाँ से Q की वैल्यू को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, करंट की फॉर्म में। कितना लिख सकते हैं, I × T लिख सकते हैं ना, I × T। तो Q की जगह यहाँ पर जो कूलाम स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर इंटू T, टाइम है तो क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, देखिए kg इंटू मीटर क्यूब। और ये जो नीचे वाला टाइम सेकेंड स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, देखिए एम्पियर स्क्वायर इंटू S4 डिवाइडेड बाय kg, और साथ में कितना हो गया, मीटर क्यूब। इन सबको अगर ऊपर ले जाएं, क्योंकि ऊपर जाएगा सब, A² S4, kg ऊपर जाएगा तो kg-1, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर माइनस क्यूब ना। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ऐसे बड़ा ब्रैकेट, पहले क्या होता है मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, और फिर यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, करंट, तो एम्पियर आ जाएगा।
मास देखो, मास को कौन डिनोट करता है, केजी, केजी की पावर कितनी है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। एल क्या है, लेंथ, लेंथ को कौन डिनोट कर रहा है, मीटर, मीटर की पावर कितनी है -3, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और टाइम, टाइम का क्या है S4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एम्पियर कितना है 2, तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर है सब लोग। तो देखो क्या आ गया, m-1, l-3, t4 और ये 2, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। और मैं एक बात बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग ये जो न्यूटन डायमेंशनल फार्मूला का क्वेश्चन 100% एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसलिए आप फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट याद रख लें, बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे बार बार करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्स होता क्या है देखो, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, और मास को क्या बोलते हैं, केजी, और एक्सेलेरेशन कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो अभी मैं बता रहा हूँ करके, आप लोग डायरेक्ट याद रखना। तो मास m1 ml और क्या बोल सकते हैं t-2, तो ये डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का है, और इसको आप हमेशा याद रखो, क्योंकि मैक्सिमम जो हम फिजिक्स के डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं उसमें फोर्स यूज़ होता है। तो अगर ये आपको याद है तो बहुत ईजी होगा, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फोर्स का याद रखो, ml-t-2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन करंट डेंसिटी। क्या डिफाइन करना है, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी को हम शो करते हैं J से। किससे शो करते हैं, J। और क्या होता है, रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ना। हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जिस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, भाई कोई कंडक्टर ही तो होगा ना, उसमें से क्या हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा। ये मान लो कंडक्टर हो गया, इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट और इस कंडक्टर का क्या एरिया, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और क्या लिखेंगे, I डिवाइडेड बाय A वेक्टर। और एरिया भी क्या होता है, वेक्टर होता है। ध्यान से सुन लो सब लोग, एरिया भी क्या होता है, वेक्टर। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एंट्रेंस वगैरह में भी पूछा जाता है। देखो करंट और करंट डेंसिटी दो टर्म है, एक है करंट और एक क्या है, करंट डेंसिटी। तो करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी ना, इसके पास डायरेक्शन होते हुए भी ये क्या है, स्केलर है। जबकि जो करंट डेंसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है सबको। चलिए तो आज के लिए ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम प्रीवियस से, अब देखो नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी फिजिक्स की, उसमें हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए हैं, जैसे 2018 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, स्पेशली ये तीनों, इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी भी क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में शेयर भी करिए, उनका भी हेल्प हो, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं उसका। थैंक यू।